होता है वैसा स्पष्टता नहीं है एक्चुअल में वो, क्योंकि दोनों में, एक में क्या है, अब 24 तीर्थंकर इस तरफ कहते हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो भगवान महावीर और उसके पहले अगर पार्श्वनाथ की जब बात करेंगे 23वें नंबर ना, अब खुद ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में अगर 23वें नंबर में ये है, इसका मतलब पहले के जो 22 लोग हैं कब है वो, उसके पहले ही होंगे ना, ठीक है, जिसकी ऋषभदेव है और बाकी और लोग भी है। तो समस्या ये है कि उसके बारे में बहुत अधिक ऐतिहासिकता हमें सिद्ध नहीं होती है, इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो अपनी प्राचीनता को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस तरह से जो है बातें कही है, ठीक है। तो हालांकि जो है, जो ऋषभ देव शब्द है ये वेद में मिलते हैं उस तरफ, मगर ये वही है कि क्या है ये बहुत स्पष्टता नहीं है। तो ये जो पूरा उसका जो पूरा तीर्थंकर का सूची है ना, 24 तीर्थंकरों में से ये, उसके कालखंड को अगर रफली अगर थोड़ा थोड़ा भी लेंगे अगर मान लो, तो भी लगभग 900 बीसी के आसपास पहुंच जाता है वो। और 900 बीसी के आसपास जैन धर्म का अगर मान लो हम उनका उदय को इधर गंगा के मैदानी क्षेत्र में लेंगे, अगर चलो मध्य भी लेते हैं मान लो, तो मध्य क्षेत्र फिर जो पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है, पूर्वी मतलब बिहार वाला क्षेत्र है, तो वहां पर तो उस क्षेत्र ही डेवलप नहीं हुआ था ना उस समय, ज्योग्राफिकली जो है वो, तो ये क्वेश्चनेबल है ये, ठीक है। और भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध की जो प्राचीनता जो है उसको मिलती है हमें जातक कथाओं के रूप में। जातक कथाओं मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें क्या है, जातक कथा है। तो जातक जातक कथाओं में जो है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं एक्चुअली में, कि भगवान बुद्ध ने पहले और कौन कौन से जन्म लिए। तो कौन कौन से जन्म लिए मतलब वो अलग अलग जन्म की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कालखंड में एक है, ड्यूरेशन मिलेगा लंबा, ठीक है। मगर वास्तविक में क्या है, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो वास्तविक में संस्थापक हुए इस दोनों धर्मों का, तो उनका जो है जन्म कब हुआ है, 6ठी सदी से पूर्व में ना, ठीक है। तो धर्म और दोनों के धर्म की अगर तुलना करेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली जो है पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, उसको अगर जैसे हमारी जो परंपरा बनी उसमें अगर मानेंगे तो जैन धर्म का सबसे पुरातन जो है मिलता है, मतलब तीर्थंकरों को अगर देखें सूची तो, ठीक है। और भगवान बुद्ध के पहले जो है उनका कोई ऐसा कोई धर्म का कुछ स्वरूप था ऐसा नहीं है, तो 6ठी सदी से पूर्व डायरेक्टली है, समझा ना जो कह रहा हूं मैं, नहीं इस तरह से ले सकते हैं इनको वो। तो ऐसे देखेंगे तो फिर जो है बाकी सब चीजों को जो है अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें जैन धर्म को जो है प्राचीन मान सकते हैं ये, मगर उसकी प्राचीनता को सिद्ध करना ये थोड़ा सा, समझा ना, चुनौतीपूर्ण है ये, इस तरह की स्थिति है एक्चुअल में वो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और समस्या इसमें दूसरी और क्या आती है कि भगवान बुद्ध के जो जन्म के जो वर्ष जो मिलते हैं वो भी जो है अच्छी अच्छी किताबों में, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी किताब उसमें भी जो है 2 अलग अलग डेट मिले हुए हैं, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजेबल है एक्चुअल में वो, ठीक है। तो उसमें वो बहुत एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता उस समय का ये, ठीक है। तो हमें रफली ध्यान में रख रहा है ये, डेट तो नहीं पर उसमें जो बड़ी जो मोटी घटनाक्रम है उनको ध्यान में रखेंगे, समझा ना नहीं ये। समाचार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाना चाहिए, संभावना बहुत कम होती है को डेट पूछ दे, ठीक है। पहले कुछ प्रश्न पूछे मगर काफी विवादित रहे हैं वो, तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे एक्चुअल में हम लोग को, ठीक है। अब एक बताया था मैंने, यौधेय गणराज्य हुआ करता था, एक ही क्षेत्र का है ये, पश्चिम वाला है। मालव भी था उसी क्षेत्र में था, अर्जुनायन भी था उसी क्षेत्र का है। प्रसेनजीत कहां का शासक था, कोसल का था ये। विदुदाब भी बताया था मैंने कहां पर है, कोसल का ये। वो आम्रपाली कहां की निवासी, वैशाली की निवासी है, ठीक है। और वैशाली, और उस समय अजात शत्रु कहां पर, पाटलिपुत्र में ये है ना ये। तो ये जो नवीन धर्म का उदय जो हुआ है मुख्यतः किसमें, गंगा के मैदानी क्षेत्र में हुआ है इनका, ऐसा समझना है ये, ठीक है। महिष्मती जो है किसकी राजधानी है, महिष्मती अरे अवंती का, ठीक है। और उज्जैन किस नदी के किनारे, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे, यही ना, उज्जैन किस नदी किनारे है, क्षिप्रा नदी किनारे है ये, ठीक है। और वो जिनको कहते हैं नवनंद, नवनंद मतलब किसके लिए, घनानंद के लिए। एकराट की उपाधि किसने धारण किया था, महापद्मनंद ने, ये ठीक है। उनको जो है दूसरा परशुराम कहते हैं उसी को, वो उसको क्या बोलते हैं, दूसरा परशुराम। दूसरा परशुराम इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है, क्योंकि ये दास पुत्र थे ऐसा मानते हैं इनको बारे में, तो उसने क्षत्रियों को जो है हत्या कर दिया। तो परशुराम को ही जानते हैं, वो भी क्षत्रियों को हत्या किया था, एक भाई कई बार क्षत्रियों को हत्या किया उसने, ऐसा मानते हैं ये, ठीक है। तो वैसे ही कौन था ये, महापद्मनंद,
ठीक है, पुराण भी इसका उल्लेख मिलता है, महापद्मनंद का जो है पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है ये। ठीक है, और वो कलिंग को जो है मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? महापद्मनंद ने। ठीक, तो इससे कुछ मोटी मोटी बातें ध्यान में रखना है ये। ठीक है। वो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है किस कुल के थे? ये शाक्य कुल। ये उनको शाक्य मुनि भी कहते हैं ना, इसी वजह से कहना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? शाक्य मुनि है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं डिस्कस किया था ये विदेशी आक्रमण जो हुए थे। विदेशी आक्रमण में जो है इसमें कौन है? विदेशी आक्रमण में कौन कौन है? पहले क्या है, पहले आक्रमण किसने किया है? ईरानियों ने किया है। पहले आक्रमण किसने किया है? ईरानियों ने किया। ईरानियों के बाद फिर किसने आक्रमण किया? यूनानियों ने किया। ऐसा समझना है ये। अब ईरानियों में जो है कौन सा साम्राज्य है? अखमनी साम्राज्य है। पहले जो असफल हो गया वो कौन था? साइरस। साइरस के बाद किसने किया? डेरियस ने किया। ठीक है, डेरियस। और उसने फिर जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, सिंध के पश्चिम वाला क्षेत्र। अब कितने नंबर का प्रांत बनाया उन्होंने? कितने नंबर का छत्र बनाया? 20वें नंबर का। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना है ये। तो कंबोज, कंधार और जो मध्य वाला क्षेत्र है उसको उसने मिला लिया। ठीक है, अखमनी साम्राज्य का 20वां छत्रप बनाया उसने ये। ठीक है, उसके बाद फिर सिकंदर जो है आक्रमण किया। तो सिकंदर कहाँ का है? ये यूनान, मकदूनिया का शासक है ये। सिकंदर कहाँ का शासक है? मकदूनिया का शासक है ये। ठीक है, मकदूनिया का। इसी को थोड़ा सा मैं फटाफट रिवीजन ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये डिस्कस किए थे कि हम लोगों ने हर्यक वंश है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, नामतस्तक है, फिर कौन है? शिशुनाग वंश है। और शिशुनाग वंश में जो है, शिशुनाग वंश में जो है क्या है? शिशुनाग में जो है इसमें पहला शिशुनाग जिसने कोसल, वत्स और अवंती स्तर पर अधिकार कर लिया। फिर दूसरा शासक कौन हुआ? कालाशोक या काकवर्ण। बौद्ध सम्मेलन हुआ था इस समय, और दूसरे बौद्ध सम्मेलन में स्थावीर और महासांधिक में जो इनके दो भागों में विभाजन हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है क्या है? अंतिम शासक कौन है? अब इसके पहले जो है अजातशत्रु हुआ करते थे, कहाँ गए ये? इसमें बौद्ध संगति हुआ है पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, अशोक के समय तीसरे नंबर का, और कनिष्क के समय चौथे नंबर का। ऐसे ध्यान रखेंगे एक्चुअल में वो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर जो है, तो पहले वाले में क्या हुआ था? सुत्त पीटक और विनय पीटक। और यहाँ पर क्या है? स्थावीर और महासांधिक। ये सब शब्द ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर ये शिशुनाग के बाद, शिशुनाग में क्या है? शिशुनाग है, कालाशोक है, काकवर्ण है, फिर क्या है? नंदीवर्धन। उसके बाद फिर यहाँ पर कौन? नंदवंश का। फिर इसमें क्या है? महत्वपूर्ण कौन है? महापद्मनंद। एक राजकीय उपाधि है। कलिंग उसने जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? गणनन। गणन क्या है? धन के पुजारी कहते हैं इनको, नवनंद भी कहते हैं, अग्रमीज यूनानी जो है साहित्यिक ग्रंथ में, और जैंद्रमीज भी कहते हैं ये। इस समय तक विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं पैरेलल में इनके। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया? मौर्य वंश आया। मौर्य वंश का संस्थापक किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल, दशरथ और बाकी सब, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये सब इसमें से है। तो इस समय जो है क्या है? अपनी उत्कृष्टता पर पहुंच गया। तो इसमें उत्कृष्टता देखेंगे किसमें? उनकी राजनीति और उनके शासन और प्रशासन में है, उनकी जो है अर्थव्यवस्था में, उनकी आर्थिक गतिविधियों में, और उनकी समाज में, उनके जो है संस्कृति में, उनकी कला और स्थापत्य में। ये सब बात, ये क्या है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, वहां तक जो लिया था मैंने ये बातें हैं इसमें। ठीक है, फिर इसमें साथ में क्या लिया हम लोगों ने? विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण बताया था मैंने कि उसमें भारत क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड स्थिति में है, ये विकेंद्रीकृत स्थिति है, और इसीलिए इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके जो है इधर एशिया माइनर, ईरान, इराक वाले क्षेत्र में जो है अखमनी साम्राज्य हुआ करते थे। उसके शासक प्रमुख जो है पहले डेरियस असफल हुआ, बाद में पहले साइरस असफल हुआ, फिर बाद में डेरियस प्रथम। ये ठीक है, 5 मिनट चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, उधर चलता रहेगा। ठीक है, तो तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो क्या है? डेरियस का भी है। ठीक है, और डेरियस के बाद फिर इसमें उसमें विश्व मिला लिया, ये भी हम डिस्कस किए हैं ऑलरेडी ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है इसमें हमें अब देखना है इसका प्रभाव। कल ये आक्रमण हमारा पूरा हो गया था। ठीक, अब उसको थोड़ा सा देख लेना है इनका जो है प्रभाव। ठीक है, और साथ में ये भी डिस्कस किया था मैंने कि उसने जो है, जो जब सिकंदर यहां से वापस गया,
सिकंदर वहां से वापस गया तो उसने जो है अपने जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र को उसने क्या है अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। तो उसमें से एक जो सिकंदर का जो सिंध का जो उत्तर और जो पश्चिमी भाग था, ठीक है, उस भाग को उसने जो है किसमें फिलिप को दिया, जो उनका सेनापति हुआ करता था, जिनको दूसरा सेल्यूकस भी कहते हैं ये, ठीक है। वो अफगानिस्तान का सबसे पश्चिमी क्षेत्र मानते थे लोगों, ठीक है। और बाद में जो है उसी पर जो है आक्रमण किसने किया था इस तरफ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। और उससे फिर जो है वो समझौता भी हो गया फाइनली, ठीक है। मगर हाँ उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र मिल गया दक्षिण की तरफ के, वो कंधार वाला क्षेत्र है इनको वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा शासक कौन था, सिंध और झेलम वाला था, सिंध और झेलम वाला, जिनकी राजधानी क्या था उसमें, तक्षशिला, ये अंबी को दिया गया था, ठीक है। मगर बाद में इस पर जो है अधिकार किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। ये अंबी और चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला में एक साथ पढ़े हुए थे, ठीक है। एक फेवरेट जो है इस तरफ चंद्रगुप्त मौर्य और उधर चाणक्य, दूसरे जो है सुखदेव और उसके साथ में उनका जो है फेवरेट मतलब उसका प्रमुख कौन है, सुखदेव, ठीक है। इस तरह से ये तो दोनों को उनके अमात्य, अमात्य तो नहीं क्योंकि जो कौटिल्य जो है वो कभी अमात्य नहीं बना है वो, ठीक है। इस तरह से ये, और तीसरा मैंने बताया कौन सा है, झेलम और व्यास वाला जो है, तो उसके क्षेत्र किसको दिया गया था किसको दिया था ये, झेलम चेनाब वाला किसको दिया गया था, पोरस वाला है ये, ठीक है। ये पोरस बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है ये, ठीक है। सिकंदर को यहां से भगाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा माना जाता है एक में, ठीक है। और ये हार गया था फाइनली देखा जाए तो वो, ठीक है। और उसके बाद सबसे निचले जो हिस्सा है इनका, जो सिंध जो है उसके दक्षिण वाला क्षेत्र मान के चलो वो, उसको दिया गया था पिथोन को वो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है एक्चुअल में वो, ठीक है। अब इसके साथ में जो है इसी समय थोड़ा सा जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो ध्यान में रखना है आपको जो है, जो क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि यूनानी और जो अलग अलग जो वहां से आए सिकंदर के पहले और सिकंदर के बाद, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा में, ये कई बार पूछा गया है ऐसा ये, तो मैं कुछ कुछ लोगों को मेंशन कर दे रहा हूं मैं ये, ठीक है। मगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा उसको याद करेंगे ये, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि किसकी बात कर रहा हूं मैं इस समय, जो साहित्यकार हुए एक्चुअल में वो, कुछ जो अलग अलग जो साहित्यकार हुए हैं, तो उन साहित्यकारों की बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल में वो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, उन साहित्यकारों की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो उन साहित्यकारों में जो है जैसे कि इसमें जो है जो अलग अलग नाम मिलता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं एक्चुअल में, कि यूनान से जो है ये, ठीक है, यूनानों से है, यूनानी जो साहित्यिक ग्रंथ है, या फिर यूनान से भारत आए, या फिर जो यूनानी थे या भारत नहीं आए फिर भी भारत के बारे में लिखा, ठीक है। ये फिर भारत की इतिहास जो है उसके बाद भारत के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है किससे, इन यूनानी लेखकों से, मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो कुछ प्रमुख यूनानी लेखक, किनकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ प्रमुख यूनानी लेखक, कुछ प्रमुख यूनानी लेखक, ये सब प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं ये, जिसने भारत के बारे में जानकारी दिया, इसमें जानकारी दिया, पूरा फैक्चुअल है एक्चुअल में। इसको दो सेगमेंट में, तीन सेगमेंट में समझ लेंगे इसको वो, तीन सेगमेंट में ये। अब तीन सेगमेंट का मतलब इस तरह समझ लो कि कुछ लोग जो है इसमें सिकंदर से पूर्व आए थे, ठीक है। और कुछ लोग जो है सिकंदर के साथ में आए, साथ में आए, और कुछ लोग जो है सिकंदर के पश्चात, कुछ लोग सिकंदर के पश्चात, ठीक है। तो सिकंदर के पूर्व आने वाले जो है कई लोग हैं इसमें, ठीक है। उनके पहले आने वाले जो है कई लोग इनमें से, जैसे कि एक जो है स्काईलेक्स, ठीक है। तो कुछ नाम बस ले रहा हूं मैं ये, और उसको जो महत्वपूर्ण है बता दूंगा मैं। एक पहला नाम मिलता है स्काईलेक्स, ठीक है, एक क्या है, स्काईलेक्स। वैसे जो है दूसरा इसमें जो है और भी कई है, पर उसको मैं नहीं छोड़ते जा रहा हूं कुछ चीजों को मैं ये, ठीक है। उसमें से एक नाम जो मिलता है वो हेरोडोटस का है। एक कौन सा है, हेरोडोटस। ये हालांकि भारत नहीं आया था, जो मैं हेरोडोटस जो कह रहा हूं मैं,
हेरोडोटस ये भारत नहीं आया था, ठीक है, मगर इस यहाँ भारत से जो है जो विदेशी भारत से जो है भारत यूनानी आते थे, यूरोप व्यापारी, ठीक है, और यहां से जाते थे, तो वो जो है उससे पूछ पूछ कर किया। क्या हो गया, वो में लिए है। एक मिनट, ठीक है, पुराना मिट गए हैं, ठीक है, तो मैं एक साथ बस सीधे तौर पे ले रहा हूं इनको मैं, ठीक है। तो एक जो है यूनानी लेखक, इनकी बात कर रहा हूं मैं, यूनानी लेखक, हम्म, परिवर्तन आ गया क्या? ठीक है, यूनानी लेखक। अब इसमें क्या है, तीन तीन वर्ग बताया मैंने। एक पहला कौन सा है, सिकंदर से, सिकंदर के पूर्व, और दूसरा कौन सा है, सिकंदर के साथ, और एक कौन है, सिकंदर के पश्चात। ऐसा तो ज्यादा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सिकंदर के पूर्व, पूर्व इसमें कुछ नाम है। अब कुछ नाम का मतलब जिसमें मैंने क्या बताया, इसमें एक स्काईलेक्स है, ठीक है, मुझे मालूम है उतना आसानी से याद नहीं होगा, मगर बस सुन रहे रहेंगे, अगर दिमाग में अगर आ गया, एग्जाम में पूछा गया तो क्रम आ सकता है ये, कौन पहले और कौन बाद में है, ठीक है। तो ये लगभग छठी सदी के आसपास में है, ये जो है लगभग छठी सदी के आसपास में है ये। इसके बहुत सारी लिस्ट है, उसे भेज दूंगा ग्रुप में मैं ये, इसके पूरे पीडीएफ से इसमें, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें स्टाइलिक्स है, जो ज्यादा याद करना है उसकी बात कर रहा हूं, मुख्य रूप से जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो जो है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। और ये जो है 5वीं सदी का है, 5वीं सदी ईसा पूर्व का, 5वीं सदी का ईसा पूर्व, हाँ 5वीं सदी, 5वीं, हाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व का। और इसकी जो रचना है, एक जो है होता है हिस्टोरिका, तो क्या बोलते हैं, हिस्टोरिका, ये ध्यान में रखना है ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, और इसमें जो है ज्यादा महत्वपूर्ण जो है केसियस, 3 नंबर बस याद कर लो, क्या है, केसियस, केसियस, ठीक है। ये क्रम में जो है बाद में आए हैं ये, ठीक है, क्रम बाद में आए, मतलब थोड़ा सा इसके जस्ट बाद मान के चलो, फिर भी कम से कम 5वीं सदी में ही आए हैं, 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही आए हैं, पर ये बाद में, इसके बाद, ये ध्यान में रखना है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में सिकंदर के साथ की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो सिकंदर के साथ जो है उसमें जैसे कि पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक जो है नियारकस, एक ध्यान में रखना है, नियारकस। कभी कभी इसका नाम जो है निकस्थनीस, निकस्थनीस था नहीं, ये निकस्थनीत, निकस, निकस्थनीज,
निज, ये इस नाम से मिलते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में सिकंदर का बचपन के मित्र और प्रमुख सलाहकार था उनका, ये उनका प्रमुख सलाहकार हुआ करता था। ठीक है, साथ साथ वो चलते थे, उसके मान के चलिए। ठीक है, और दूसरा एक उनका जो बचपन का और मित्र हुआ करता था, फिलिप जिनको कहते हैं सेल्यूकस, उनके सेनापति हुआ करते थे ये साथ में आए थे। ठीक है, दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है माना जाए इनमें, वहां है एरिस्टोबुलस। क्या है? एरिस्टोबुलस। ये सब सिकंदर के साथ वाला, मतलब वही 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास से कहेंगे, 327 और 26-25 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिस्टोबुलस नाम है गेटली इनका, वो एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस ये है एक। ठीक है, एरिस्टोबुलस एक ये हुआ। उसके बाद फिर जो है एक होता है ओनोसिक्रेट्स। ओनोसिक्रेट्स, सीक्रेट्स ये तो 3 नाम ध्यान रखेंगे। इसको कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन कैसे बना हुआ है कि पहले स्काई इलेक्स आए हैं, दूसरा में कौन है? हेरोडोटस है, फिर केसियस है, फिर नियार्कस, फिर एरिस्टोबुलस, फिर ओनोसिक्रेट्स। और ये सब के सब कहां पर है? यूनान से आए हैं। ये ध्यान में रखना है, ये समझना है जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक, इस तरह से ये तो एक नाम मैंने क्या बताया? सबसे पहले स्काई इलेक्स है, फिर दूसरा क्या बताया? हेरोडोटस, फिर केसियस, फिर नियार्कस, फिर एरिस्टोबुलस, फिर ओनिसिक्रेट्स। ऐसे ध्यान में रखना है एक्चुअल में इनको। ठीक है, इस तरह ध्यान में रखना है ये। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये जो यूनान से आए, कुछ यूनान आए भी और कुछ यूनान नहीं भी आए, मगर फिर भी भारत के बारे में लिखा। जैसे कि हेरोडोटस, कभी क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन भारत नहीं आए, तो ध्यान रखना है कौन है? हेरोडोटस। मगर लिखा क्या है? हिस्टोरी का। ठीक है, तो इस कालखंड के जो है राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इससे ये। ठीक है, उसके बाद फिर सिकंदर के पश्चात जो आए हैं ये, इनको मैं नीचे ले रहा हूं मैं ये। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ठीक ठाक और लोग भी है जो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं बार बार, इसमें आगे ले रहा हूं मैं ये। इनकी बात कर रहा हूं मैं सिकंदर के पश्चात। ठीक है, अब सिकंदर मतलब आए कब है इसमें? सिकंदर के साथ मतलब कब की बात कर रहे हैं हम? ये 327 बीसी से लगभग कब तक? 325 बीसी, इस तक की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो इसके पूर्व हो गया और ये बाद में ये। तो इसके पूर्व मतलब कब? 6ठी सदी ईसा पूर्व से, और ये सर ये 4थी सदी ईसा पूर्व से बाद। ऐसे समझ लेना एक्चुअल में इनको वो। ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, तब इसमें जो है 2-4 नाम मिलते हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाम मिलता है इसमें जो है इस सिकंदर के पश्चात भारत आए यूनानी लेखक, ऐसा कहा जाए इनको। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ प्रमुख नाम लिख लीजिएगा इसमें। एक पहला नाम जो मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की जो है कौन सी रचना पढ़ते हैं? इंडिका। अब किसके समय आया है? ये सेल्यूकस का दूध बनकर आया है। ठीक है, ये जो है सेल्यूकस का दूध बनकर आया, दूध है ये। किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और लगभग ये 305 के आसपास बीसी में आए हैं। ये जानकारी मिलती है 305 से जो है, मतलब 305 से 305 बीसी से जो है लगभग 297 बीसी तक ये भारत में पाटलिपुत्र में रहे हैं। और उसने जो है एक रचना लिखा
कौन सा है? इंडिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है एक तो जो है, जो मौर्य जो है मौर्य काल की है, इसमें मौर्य काल की, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। उस समय की राजनीति, उस समय की उनकी शासन व्यवस्था। देखो एग्जाम में से पूछा गया है एक दो बार, एग्जाम में पूछा गया है, बाकी में पूछा है, मगर छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है पीएससी में अपने ये, ठीक है। इस मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य काल का वर्णन किस तरह से किया है, या फिर पाटलिपुत्र का वर्णन किस तरह से किया, प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। इनकी शासक, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। और इसके जो प्रशासन व्यवस्था है इनका इनका जो प्रशासनिक ढांचा है बेसिकली है, उस पर उसने काफी डिस्कस किया हुआ है। राजस्व के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इनके बाद साथ में इनके जो है समाज के बारे में, ये तत्कालीन समाज के बारे में, ये तत्कालीन समाज के साथ उसमें जो है, जो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर के ये, इसके साथ साथ जो है उसने, जो इसमें महिलाओं के साथ साथ जो दास और जो दासी की स्थिति, तो कोई ऐसी बुनियादी बातें हैं जो इस तरह समझना है एक्चुअल में हमें ये, ठीक है। ऐसे कई बातें हैं इनमें से ये, तो ये सब बातें जो है, और भी कई बातें हैं मगर उसको छोड़ रहा हूं मैं ये, तो ये मूल बातें इस तरह समझना है एक्चुअल में वो। ऐसी सेम अगर प्रश्न पूछ देंगे मान लो मेंस में कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में इसमें क्या उल्लेख मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें, मगर ऐसी समझना है आपको वो। रणनीति के बारे में क्या बातें कही है, शासन व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में ये, और आर्थिक जीवन। तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ मौर्य के बारे में तो पता ही रहेगा, इसलिए जब पढ़ेंगे उसको तो आइडिया हो जाएगा वो। ये तो पहले कौन सा था पहले? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज मतलब सबसे पहले आया मौर्य काल में ये, ठीक है। और भी कई है साहित्यिक ग्रंथ जिससे हमें जो है मौर्य प्रशासन, मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि एक और जो है महत्वपूर्ण रचना है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, उससे भी जानकारी मिलती है हमें ये, उससे भी जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं? ये तो किसके कह रहा हूं पहले मैं? मेगास्थनीज का ये, ठीक है। और मेगास्थनीज के बाद जो है इसमें जो है ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसमें? डायमैक्स। क्या नाम मिलता है? डायमैक्स, ठीक है। अब कौन सा साहित्यिक ग्रंथ लिखा था ये तो बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, मगर जानकारी मिलता है कि बिंदुसार के समय आया है ये बिंदुसार के समकालीन आए थे ये, ठीक है। ये ध्यान में रखना है एक्चुअल, मतलब सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर में जो है एक और जो है डायनोसियस, डायनोसियस, ठीक है। ये आए थे ये, ठीक है। बस 50 इसमें जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए, बाकी इसकी लिस्ट तो मैं दूंगा ही दूंगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक इसमें जो है और महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है एरियन, चौथे नंबर में। कौन है? एरियन। ये इस क्रम को बस लिखते चले जाइए, ये वो दूसरी सदी के आसपास का है, थोड़ा आगे बढ़ गया अब समय, ठीक है। ये अ, दूसरी सदी ईसा पूर्व में, सेकंड बीसी में कह सकते हैं इनको ऐसा, ठीक है। कौन है? एरियन। और एरियन के बाद फिर जो है आगे जो है एक और महत्वपूर्ण आया, वो था इसके जस्ट बाद में फेरी प्लस। पेरी प्लस, पेरी प्लस कहते हैं एक्चुअल में इनको, पेरी प्लस, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरी प्लस ऑफ द हरिथ्रियन, ऐसा है। सी, ठीक। ये इसकी रचना है, इसमें जानकारी मिलती है भारत के भूगोल के बारे में ये, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो है और थोड़ा बाद में आया स्ट्रेबो। एरियन,
स्ट्रेबो, ये भी सेकंड बीसी के आसपास में है। स्ट्रेबो, ये नाम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, जो इसके जस्ट बाद में आए वो था टॉलेमी। नाम सुने होंगे इसका, टॉलेमी। और टॉलेमी की रचना ज्योग्राफी, इसके भारत के भूगोल के बारे में, मतलब इधर भूमध्य सागर से लेकर के जो है उसने सिंध, और सिंध से आगे जो है अरब तक, और वहां फिर वापस उधर रोम तक पहुंचा दिया। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों बारे में जानकारी मिलती है ये, ठीक है। और एक जो है और छूट रहा है इसमें, तो 9वां नंबर लेता हूं मैं, प्लिनी। कौन है? प्लिनी, ठीक है, प्लिनी। और प्लिनी की जो है एक रचना है नेचुरल हिस्ट्री का। इसकी रचना क्या है? नेचुरल हिस्टोरी का। ये ध्यान में रखना है ये। इतने तो कुछ बड़े नाम हैं जिनको आप ध्यान में बिल्कुल रखेंगे ये। ठीक है, क्या छूट रहा है? नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी, 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 प्लिनी नाम है उनका ये, ठीक है। तो एक किसके नाम भैया मैंने पहले, मेगास्थनीज का। किसके समय है? सिकंदर, नहीं नहीं, सेल्यूकस। सेल्यूकस का दूध बनकर आया है 305 बीसी, मतलब बहुत लंबा समय गुजर चुका है ये, ठीक है। तो 302-3 के आसपास में जो है वो आक्रमण किए हैं बाद में। ऐसे दिमाग लगना है एक्चुअल में वो, कि जब सिकंदर का जब आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य अगर सेल्यूकस पर आक्रमण करेगा तो बाद में करेगा ना इसी क्रम में ये, ठीक है। तो इसी के आसपास में ये, ठीक है, 302 के आसपास उसने आक्रमण किया, किस पर? द सेल्यूकस पर ये। और 325, 327, 326 और 325, तो लंबे समय तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहां पर शासन किए हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शासन किए हैं। तब जाकर के जो है उधर, जब उसने अपना समता थोड़ा बढ़ा लिया, तब जाकर इस तरफ घननंद को पराजित किए हैं ये, वहां से उनको सत्ता से हटाए हैं। समझा रहे हैं? इस तरह कह रहा हूं मैं ये। तो इसमें जो है कितने नंबर बताया मैंने? सिकंदर के पूर्व है तो उनमें कौन है? एक स्काईलेक्स, ये नाम ध्यान में रखना। फिर किसके बताया मैंने? हेरोडोटस, फिर केसियस, फिर नियार्कस। तो नियार्कस ये क्या है? सिकंदर के साथ वाले हैं ये, सिकंदर के साथ वाले। तो उसमें कौन कौन नाम आ गया? एक नियार्कस, दूसरा एरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रेट्स। एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ में आए थे और कौन नहीं आए थे। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअल में वो, ठीक है। तो किसका नाम ध्यान रखना हमें? नियार्कस, निकस्थनीज भी अगर मिल गया तो भी ध्यान में रखना है। और क्या है? एरिस्टोबुलस है, और क्या है? ओनेसिक्रेट्स है। इसके पहले कौन है? केसियस है, उसके पहले हेरोडोटस है, उसके पहले स्काईलेक्स। अब स्काईलेक्स याद नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं उतनी बड़ी है, ठीक है। मगर हेरोडोटस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, हिस्टोरिकल लिखा है इसने ये, ठीक है। दूसरा कौन सा है? केसियस, केसियस, उस क्रम को बस सही करने के लिए। फिर उसके बाद में सिकंदर के साथ में 3 व्यक्ति बताया, एक नियार्कस, दूसरा कौन है? एरिस्टोबुलस, और कौन है? ओनेसिक्रेट्स, ठीक। उसके बाद फिर कौन है? सिकंदर के बाद जो आए हैं, सिकंदर के बाद। अब सिकंदर के बाद आने वाले मतलब कौन है इसमें? एक तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र में रहे ठीक ठाक मात्रा में, उसने पाटलिपुत्र के बारे में उसने काफी बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा उसने बातें कही है ये, जिसमें इंडिका में ये, ठीक है। तो सेल्यूकस का दूत था बेसिकली ये, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त दरबार में आया था, और उसके में क्या लिखा? इंडिका, ठीक है। तो उससे जानकारी मिलती है उसके बारे में। फिर दूसरा नंबर कौन लिया मैंने? डाइमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन है? अशोक है, फिर कुणाल है, दशरथ है, वो सब क्रम में आगे। फिर डाइमेकस के समय कौन है? डाइमेकस के समय कौन? बिंदुसार। और उसके बाद फिर कौन है? डायोसिस, डायनोसिस, क्या नाम है? डायनोसिस। फिर कौन है? एरियन है ये, ठीक है। फिर कौन है? पेरिप्लस। तो पेरिप्लस ऑफ द हेरेथियन सी, ठीक है। तो ये भी जो है ज्योग्राफी के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब इन लोगों ने सब ठीक ठाक मतलब ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के बारे में काफी कुछ लिखा। फिर कौन आया? स्ट्रेबो,
ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्रम को वो, ठीक है। और टॉलमी अब बीच बीच में दे देंगे, उधर पुराने से लेकर कहां तक, यहां तक दे देंगे 1 2 3 4, और इनको सही क्रम में क्या है, सही क्रम में जमाइए। प्रश्न पूछने का तरीका इस प्रकार का है, ये समझ आ रहा नहीं है, ठीक। तो ये क्या हुआ, उसके कुछ यूनानी लेखक, उनकी बात कर दी, जहां से एग्जाम बनते हैं उसको फोकस किया हूं मैंने इनमें। अब उसके बाद फिर जो है ये जो ईरानी और जो यूनानी जो आक्रमण हुए हैं, ठीक है, उनका प्रभाव किस पर आएगा, भारत में आएगा ये, ठीक है। तो ये पूरी घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं ना, ठीक। आगे ले लूं उसको मैं, ठीक है। अब इस समय जो है तो दो चीजें हुआ, एक ईरानी और यूनानी भारत में, ऐसा लिखा जाए इनको, भारत में ईरानी और यूनानी आक्रमण का प्रभाव, ठीक है, ऐसा समझ जाए एक्चुअल में इनको वो। अब इसका प्रभाव जो है ऐसे जब उसमें ओवरऑल में समझते हैं तो काफी अच्छा प्रभाव है ये, मतलब इसको बहुत नकारात्मक अगर नहीं लिया जाए तो इनके प्रभाव को बहुत सकारात्मक माना जाता है ये। इससे फायदा क्या होगा, तब उसको ऐसे समझो इनमें से कि तब जब ये जो है, ये जो भारत का जो क्षेत्र है हमारा, ये इस भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है इस तरह से जो है जो अकबरी साम्राज्य का यहां जब विश्व प्रांत बन गया, विश्व छत्रप बना, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है यहां पर तो एक छत्रप ही उनका शासन करेगा ना, और यहां पर कौन रहेगा इसमें, केंद्रीय स्तर पर जो है केंद्रीय शासक कहां रहेगा, वो अकबरी साम्राज्य वहां पर रहेगा ये। तो यहां से जो है अगर इसको राजनीति में अगर देखें, मान लो वो, ठीक है, राजनीति में अगर देखें तो केंद्रीय स्तर पर जो है एक शासक है और दूसरा क्या है, छत्रप, जो एक प्रांत के जैसा विकसित हुआ। अभी जो कि प्रांत प्रोविंस की कल्पना संकल्पना नहीं है ये, तो ये आगे चल करके यही क्या बना, फिर एक प्रांत बना, और प्रांत जो है किसी एक बड़े जो है केंद्रीय सत्ता के अधीन हो सकता है, एक ऐसी राजनीति की व्यवस्था बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था का विकास कहां पर किया गया है, ईरान में किया गया है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, तो ये बेसिकली क्या है, वो किस स्वरूप का है, ये केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था है, जो अभी तक भारत में इस प्रकार का केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से ये, ठीक है। हालांकि जो है वो घनानंद का शासन व्यवस्था किस प्रकार का था, इसमें तो बहुत अधिक जो है उल्लेख नहीं है, मगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बात की संकलन है, ये कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जो है जो बात के संकलन है, उसमें जो हमें बहुत विस्तृत एक पूरा प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख मिलता है ये, समझ जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो वो जो है से माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि यहां जो उसने जो छत्रप प्रणाली जो विकसित किया और उनके साथ साथ केंद्रीय शासन की व्यवस्था जो स्थापित किया, उसने प्रभावित किया, ठीक। ये तो मैंने एक सेगमेंट ही लिया मैंने। इनके अलावा जब ये भारत में इस तरफ आक्रमण कर दिए, यहां पर आए, इनके साथ यहां पर अपने अधिकारी कर्मचारी भेजेंगे वो, तो क्या है, यहीं पर रहेंगे ना। अब जब यहां पर रहेंगे तो यहां पर ऑलरेडी कौन है, भारत के मूल निवासी है, यहां पर क्या है, मूल निवासी। और दूसरा किन की बात कर रहा हूं मैं, और कौन जुड़ेगा इस पर, ईरानी, ठीक है। तो इन दोनों का जो है सम्मिश्रण होगा वो, तो दोनों संस्कृति की क्या है, सम्मिश्रण, उनके समाज का सम्मिश्रण होगा, उनके जो है अर्थव्यवस्था का सम्मिश्रण होगा, उनके साथ उनकी संस्कृति का भी सम्मिश्रण होगा। तो इससे जो है कई अलग अलग जो है उसके प्रभाव आएंगे, और आया भी है एक्चुअल में वो, ठीक है। जिसने भारत की जो है जो रणनीति है उसमें कुछ नई बातें जोड़ा, जिसने जो है भारत की जो जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ नई बातें जोड़ा, उसने जो है भारत की समाज में कुछ नई बातें जोड़ा, उसने भारत की जो है जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो 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 मूल तत्व है उसमें कई बातें जोड़ा, जिससे जो है भारत में जो है जो अभी जो संस्कृति का विकास हो रहा था जिस तरह से भारत में, उसमें जो है जो ईरानी और यूनानी जो प्रभाव है दोनों को आया ना इसमें, ये क्या है, यूनानी ईरानी और यूनानी प्रभाव जो है अब धीरे धीरे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए, ठीक है। इसका ही परिणाम रहा कि आगे चल करके जो है ये, आगे चल करके मतलब कब की बात करेंगे, तब ये थोड़ा समय और आगे गुजर गया, ठीक है। तो उससे जो है
भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक मिली जुली प्रकार की पूरी व्यवस्था, सभी प्रकार की, चाहे राजनीति की बात करेंगे तो भी, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भी, समाज की बात करेंगे तो भी, और उसके कला और संस्कृति की जब बात करेंगे तो भी, उन सब पर प्रभाव किसका? ईरानियों का और यूनानियों का। वो ठीक, मूल बातें हमें यही समझनी है एक्चुअल में। वो ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो समेकित संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसमें नए सांस्कृतिक तत्वों का जो है एक मिलन हुआ, आगमन हुआ, जुड़ते चले गए। ये इससे जो है भारत की जो है सांस्कृतिक विकास की जो गतिविधियां और तेजी, मतलब भारत की सांस्कृतिक जो आधार है, उस आधार का क्या हो गया? विस्तार हो गया। इनको ऐसा समझा जाएगा। ठीक, तो उनमें जो है सबसे पहले जो बात करूंगा मैं, सबसे पहले इसमें जो सोचना है हमें कि ईरानी और यूनानियों का जो है जो प्रभाव किसमें, तो पहला जो है इसमें उनकी राजनीतिक राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? उनकी राजनीतिक प्रभाव। तो दो सेगमेंट अलग अलग हमारे पास में। तो एक पहला मैंने कौन सा बताया, पहला सेगमेंट किसका है इसका? पहले सेगमेंट में किसका? ईरानियों का। किसके प्रभाव? ईरानियों का। तो ईरानियों का जो प्रभाव जो आया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये सफल हुए थे, ये यही हुआ ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो सफल हुए, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सफल इस वजह से हुए क्योंकि वहां पर जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कोई मजबूत, हमारे पास में ना तो महाजनपद है और ना ही गणराज्यों में एकता है। जो महाजनपद है वो भी आपस में संघर्षरत है, एक कंबोज और दूसरा गंधार, और साथ में उस तरफ यौधेय, अर्जुनायन और कुछ कुछ मद्र, और ये सब क्या है? गणराज्य भी है। मगर ये जो है उस आपस में क्या है? डरे सहमे से है। ये आपस में क्या है? डरे सहमे से है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय तो ये दो बातें स्पष्ट हो गया। एक स्पष्टता किसमें आया? स्पष्टता किसमें आया कि भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है वो कमजोर क्षेत्र है। उत्तर जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है? एक कमजोर क्षेत्र है। ठीक है, कमजोर क्षेत्र होने का मतलब क्या हुआ कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, राजनीतिक और क्या है? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। और राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के समय जो है ही जो है भारत के इस विदेशी, भारत में जो है विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुआ। एक तो जो है ये स्पष्ट कर दिया उसने, ठीक है, भविष्य में जो है इस प्रकार की स्थिति जब जब बनी आगे चल करके, ऐसा ही भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, अगर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र को जो है आसानी से जीता जा सकता है। ठीक है, इस समय की भी स्थिति है, और सिकंदर जब आए उस समय भी लगभग सेम ही स्थिति था ये। ठीक, एक तो ये स्पष्टता आया, ठीक है, मगर दूसरा जो है इनका जो प्रभाव जो आया, जो सेगमेंट जो समझना है एक्चुअल में हमें, उसमें साथ में ले रहा हूं मैं। इनका दूसरा जो प्रभाव आया इसका जो है ईरानियों का वो प्रभाव, एक प्रभाव उसने क्या किया, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है उसने अखमनी साम्राज्य का, अखमनी साम्राज्य का, तब जब उत्तर पश्चिम में वो गंधार, कंबोज और गंधार और कुछ जो जीते क्षेत्र थे ये, वह अन्य सिंध के पश्चिम के क्षेत्र, ठीक, उसने उसको क्या बना दिया, एक विश्व छत्रप बनाया, विश्व छत्रप बनाया। तो इससे जो है इससे जो है भारत की पूरी शासन व्यवस्था में एक नई प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, तो भारत की शासन व्यवस्था में एक नई प्रणाली की विकास हुआ, जो किसको बोलेंगे,
केंद्रीय नियंत्रण में, केंद्रीय नियंत्रण में, ठीक है, इसको ऐसा कहा दिया जाए, केंद्रीय नियंत्रण में एक छत्रप, एग्जाम में पूछा गया शब्द है, क्या है? छत्रप। और कितने नंबर का भी पूछा गया है। तो छत्रप का मतलब क्या हुआ? एक क्षेत्रीय स्तर पर जो है उस क्षेत्र पर अधिपत्य सौंप दिया गया है, मगर केंद्रीय स्तर उस पर नियंत्रण बना हुआ है। उनको छत्रप ही कहते थे एक्चुअल में, वो छत्रप का प्रमुख, और इकाई को भी क्या बोलते हैं? छत्रप। ठीक, ये तो ये व्यवस्था केंद्रीय नियंत्रण में जो है, केंद्रीय नियंत्रण में छत्रप की व्यवस्था का विकास किया, इसकी विकास किया इन्होंने ये। ठीक, एक किसका प्रभाव हुआ? ईरानी का ये। ठीक, दूसरी बातें जो है, एक जो अभी तक बता चुका हूं मैं, केंद्रीय नियंत्रण भी स्थापित हो गया, और दूसरा जो है छत्रप प्रणाली। और यही छत्रप आगे चलकर क्या बनता है? एक प्रांत के रूप में ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, जैसे कि उसका जो है कौन सा है? उज्जैनी एक प्रांत है, उत्तरापरथ दूसरा प्रांत है, ये समझा रहे? इस तरह से ये दक्षिणापथ दूसरा प्रांत है ये। तो प्रांत की जो व्यवस्था है, और प्रांत में मुख्य तौर पर मौर्य काल में कौन होता है? गवर्नर। तो अभी यहां पर क्या है मान के चलिए, वो छत्रप है ये। अभी क्या है? वो छत्रप है ये। समझ रहे जो कह रहा हूं मैं ये? या फिर ये कहा जाए कि आगे भी मौर्य काल में जो है केंद्रीकृत शासन और प्रशासन की पूरी व्यवस्था जो उन्होंने स्थापित किया, तो ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस पर प्रभाव जो है किनका था? ईरानियों का था। प्रभाव किसका था? उनका ईरानियों का था। किसका? ईरानियों का। वो समझ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? एक ये बातें हुआ, किनकी बात हुई? ये ईरानियों की है। अब उसके बाद दूसरी बात है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, दूसरी बात जो है, अब राजनीति में किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनानी की बात कर रहा हूं मैं, जो यूनानियों की देन है ये। यूनानियों की देन के बारे में कहा जाता है, क्योंकि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो सिकंदर भारत पर आक्रमण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किया ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और उसी के फायदा उठा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया प्रारंभिक कालखंड में। ठीक है, क्योंकि वहां जो है सिकंदर की पूरी सैन्य व्यवस्था को देखा था, सिकंदर की जो है सैन्य व्यवस्था को देखा था, और साथ में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है किस प्रकार से कमजोर शासक है, ये भी उसने अनुभव कर लिया था। ठीक है, बेहतर जो है सैन्य कौशल और नेतृत्व के माध्यम से, ठीक है, और उसमें भी जो है विशेष रूप से जो है जो अश्व सेना है उसको महत्ता देखा उसने ये। क्योंकि भारत के शासकों के पास में क्या था? मुख्य रूप से क्या गज सेना हुआ करता था, और गज सेना को जो है हाथी ये तो कितना दौड़ाएंगे आप? ठीक है, कुछ सैनिकों को जो है मार सकते हैं ऐसे सूट और बाकी सब चीजों में रौंद सकते हैं ये, मगर उसके बावजूद जो है बहुत तेजी से आक्रमण करना और बहुत तेजी से वापस चले जाना, वो ठीक है, वो किससे हो सकता है? ये घोड़ों से हो सकता है, अस्त्र से हो सकता है ये। ठीक है, और यही कारण है कि सिकंदर बहुत तेजी से उस मकदूनिया वाले क्षेत्र से इस तरफ ईरान और इराक और इधर फारस और पूरे क्षेत्र को रौंदते हुए कहां तक पहुंच गया? इधर कंबोज, और इधर आगे जो है कहां तक पहुंच गया? गंधार, वहां तक पहुंच गया, तक्षशिला तक पहुंच गया, व्यास नदी तक पहुंच गया। ये समझ में आ रहा है कह रहा हूं? ये तो वो कि बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं ये क्या? बहुत तेजी से आक्रमण करते। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया, इसने ये स्थापित किया कि अगर बेहतर जो है सैन्य नेतृत्व अगर किया जाए तो एक बड़ा जो है क्षेत्र को भी जीता जा सकता है ये। ठीक है, बड़ा क्षेत्र को जीता जा सकता है, मगर साथ में और क्या चाहिए? उसमें अश्व सेना मजबूत होने चाहिए। गज सेना जो है बहुत अधिक जो है वहां सहयोगी नहीं है। तो गज सेना की जो क्या कमजोरी था ये उजागर कर दिया, और महत्ता किसको स्थापित कर दिया उसने? अश्व सेना की है। ये एक्चुअल में किसकी देन है? यूनानियों की देन है ये। ठीक, तो यूनानी के दो प्रभाव, एक तो जो है इसमें प्रभाव ये जो स्पष्ट कर दिया, क्या बात स्पष्ट किया
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो 327 और 25 26 और 27 बीसी के आसपास भी क्या है, बहुत ही कमजोर क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये एक कमजोर क्षेत्र है। एक पहली बात है ये। दूसरी बात है मैंने क्या बताया कि यहां जो है यूनानियों की क्या है, इनकी जो सैन्य कुशल सैन्य क्षमता कहा जाए इनको, वो कुशल सैन्य संगठन से विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये स्थापित कर दिया, ठीक है। और इसी का देखा देखी जो इस तरफ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वैसे ही कुछ किया है, तैयार किया खुद को वो कौटिल्य की सहायता से, ठीक। ये सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट और क्या बताया मैंने इसमें, दूसरा और सेगमेंट क्या है इसमें कि इसमें जो है जो गज सेना की, गज सेना की जो है कमजोरी, किस तरह से कमजोरी है उनका, ठीक है। और इनकी अश्वसेना की महत्ता को स्थापित किया। इसीलिए आगे जो है मौर्य काल में गज सेना था उनके पास में, मगर फिर भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण उनके लिए क्या रहा, अश्वसेना रहा हमेशा, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण क्या रहा इनका, अश्वसेना रहा ये, ठीक है। इनके साथ साथ जो है ये दो बातें हो गई, मैंने दो बातें बताया मैंने, ठीक। किसकी बात किया मैंने, यूनानियों की बात किया ये, ठीक। तो ये राजनीतिक प्रभाव हुआ इनका, वो ये क्या है उनका राजनीतिक प्रभाव। वैसी जो है आर्थिक स्तर पर ये, वैसी जो है आर्थिक स्तर पर ये, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव फिर वही बातें आ जाएगा, किसका, ईरानियों का, ठीक है। तो उसमें जो है एक 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 ईरानियों में जो है विशेष रूप से डेरियस, डेरियस जानते हैं आक्रमण किया था, ठीक है। एक स्काईलेक्स नाम का एक अधिकारी हुआ करता था और जो बड़े ज्योग्राफी में बड़े इंटरेस्ट लेते थे ये, ठीक है। किनकी बात कर रहा हूं मैं, डेरियस प्रथम, दारा प्रथम भी कहती है इसी को, डेरियस प्रथम के समय एक स्काईलेक्स, इसके एक अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है खोज में जो है भूगोल के बारे में अनुसंधान करने में काफी अधिक रुचि रखते थे ये, इसके अधिकारी थे बेसिकली, ये सैन्य अधिकारी थे बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, सैन्य अधिकारी उनके साथ में आए थे। तब जब आए थे जो है तो उन्होंने जो है जो सिंधु नदी, तो जानते हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। तो सिंधु नदी में जो है, सिंधु नदी स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर इसको ऐसा यहां पर जानते हैं सिंधु नदी इस तरफ, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और यहां से इस तरफ क्या है, ये ईरान इराक वाला क्षेत्र है। और हम ये भी जानते हैं कि यहां से अगर ऐसे देखे जाए तो यहां पर फिर ये ऐसे, और आगे फिर ऐसे, और ऐसी स्थिति है, ये इस तरह की स्थिति है ना, ठीक। तो ये जितनी क्या है इस सिंधु नदी, तो ये तो स्थल मार्ग से आए इधर, ये कौन सा है ये स्थल मार्ग है। मगर ये सिंधु और यहां से कहां पहुंच सकता है इस तरफ, जो अरब सागर है ये, और अरब सागर से होते हुए इधर आगे जो है इस तरफ जो गल्फ ऑफ अदन, और वहां से फिर इधर यहां से होते हुए भी ईरान पहुंचा जा सकता है एक। और दूसरा दूसरा रास्ता जो है वो इधर जो फारस की जो खाड़ी है वहां से फिर लाल सागर, और वहां से फिर आगे इस तरफ ऐसा आगे बढ़ करके जो है यहां पर इधर आगे क्या है, भूमध्य सागर, आगे क्या है भूमध्य सागर,
इसने जो है एक्चुअल में एक नवा वहन का मार्ग की खोज किया। ठीक है, स्थल मार्ग तो ऑलरेडी खो चुका है ये, तो स्थल मार्ग के साथ साथ क्या है, नौवहन मार्ग। इससे फायदा ये हुआ कि उत्तरोत्तर काल में, इसका फायदा ये हुआ कि उत्तरोत्तर काल में जो है व्यापार और जो वाणिज्य है, ठीक है, ये दो मार्ग से हुए हमारे पास में। ये एक कौन सा है, स्थल मार्ग से हुए, और दूसरा कौन सा है, जल मार्ग से। ये बड़ा प्रोत्साहन दिया ये। ठीक है, ऐसी सेम स्थिति जो है ये, ठीक है, कहने का मतलब ये कि यहां से सीधा जो हम किससे जुड़ गए, इस तरफ क्या है, ये एशिया माइनर, और एशिया माइनर के आगे और इस तरफ आगे बढ़ जाएंगे तब यहां पर क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल एशिया मिलेगा। यहां पर क्या है, सेंट्रल एशिया, और यहां से फिर आगे आसानी से इस तरफ जो है, नहीं नहीं, ये वेस्ट एशिया है, सॉरी, ठीक है, वेस्ट एशिया, और यहां ऊपर जाएंगे तब क्या है हमें, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, अभी भारत सरकार बड़ा प्रयास कर इस तरह की चीजों को जोड़ने का ये। ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा मार्ग है ना ये, इस तरह से ये, तो व्यापारिक मार्ग दोनों तरफ से, तो इससे जो है फायदा बहुत अच्छा हुआ है। इससे क्या हुआ फाइनली देखा जाए तो वो, तो ये जो क्षेत्र है, जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हमारा जो है, जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हमारा ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है इस तरफ से, तब जब वहां इस तरफ पश्चिम से मीन्स, तो एशिया माइनर वाला ये ईरान इराक वाला क्षेत्र है, ईरान इराक वाला क्षेत्र इससे जुड़ गया, और ये जो किससे जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, सेंट्रल एशिया से जुड़ गया, और ये जो है किससे जुड़ गया इस तरफ, वेस्ट एशिया से जुड़ गया, और वेस्ट एशिया किससे जुड़ा हुआ है आगे सीधे तौर पे, ये रोम से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक पूरा रूट बन गया हमारे लिए ये। ठीक है, और हम साथ में ये भी जानते हैं कि इस समय तक लगभग बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलता है कि इस तक्षशिला से, ये यहां तक्षशिला से जो है इस तरफ मथुरा होते हुए यहां पहुंचता है श्रावस्ती, एक मार्ग है, उसी में क्या है, व्यापारियों का कारवां चलता था उस पर, हजारों जो है गाड़ियों को लेकर के। ठीक है, और वहां से फिर आगे चल करके इधर और पटना तरफ से होते हुए यहां पर कहां पहुंचता है, ताम्रलिप्ति। क्या है, ताम्रलिप्ति। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये क्या है, तक्षशिला, और यहां पर श्रावस्ती। ठीक, तो अभी जो है हालांकि उत्तरा पथ का विकास नहीं हुआ है, मगर ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उत्तरा पथ जो है, उत्तरा पथ जो है उसके विकास के लिए क्या है, एक मार्ग प्रशस्त कर रहे, एक आधार तैयार कर दिया। ठीक है, और साथ में ये भी जानते हैं कि कुछ समय पश्चात जो है, यहीं से फिर जो है ये जो क्षेत्र जो है आगे इस तरफ चीन से भी जुड़ गया। ठीक है, आगे जो है क्या है, उस चीन से भी जुड़ गया, और चीन में जब उस तरफ जो है बड़ी मात्रा में जब रेशम का जो है विकास हुआ, रेशम का, ठीक है, तो वहां से फिर उसी रास्ते से फिर आगे जो है क्या बन गया, चीन जो है बड़ी मात्रा में रेशम का व्यापार वाणिज्य किया। तो ये आगे चल करके पूरी यहां से फिर जो है उधर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हमारा, अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा है। ठीक है, उस तरफ जो पाकिस्तान में जो है जो लाहौर वाला क्षेत्र है, और आगे उस तरफ गंधार वाला तक्षशिला वाला क्षेत्र है, और थोड़ा और ऊपर की तरफ भी काबुल तक भी, अफगानिस्तान का थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, वहां तक ये, तो भारत का बड़ा हिस्सा था उस समय, ये पूरी भारतीय उपमहाद्वीप बड़ा क्षेत्र में ये, तो ये जो है क्या है, एक बड़ा व्यापारिक मार्ग का रास्ता खोल दिया ये। ठीक है, जबकि इसके पहले जो है इस तरह की बहुत अधिक इस तरह की कोई व्यापारिक मार्ग इस प्रकार के हमारे पास में नहीं था। सेम स्थिति, ये किसकी बात किया मैंने, ईरानियों का। अब सेम स्थिति जो है दूसरे सेगमेंट जो है इसका, अगर इसमें जो इस तरफ जो यूनानी प्रभाव अगर देखें, यूनानी में, तो उसमें एक जो बताया मैंने कौन सा था, बहुत महत्वपूर्ण, नियार्कस। कौन है, नियार्कस। नियार्कस के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, नियार्कस जो है ये जो है तो सैन्य अधिकारी थे ही उनके, ठीक है, मगर ये जो है खोज, ये जो है सैन्य अधिकारी थे उनके ये, मगर साथ में यहां जो है
जो खोज को बहुत महत्व देते थे। ये खोज मतलब भौगोलिक खोज की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है, उनको महत्व देते थे ये। और इसी क्रम में जो है ये जो नियार्कस जो है उसने इस तरफ तो ऑलरेडी सिंध और वहां तक पहुंच गए, मगर वहां से फिर जो है इस तरफ आगे आगे, क्योंकि ये कहां बिलोंग करते हैं, कि रोम से बिलोंग करते हैं, तो सब भाई किसको महत्व देंगे कि कैसे जो है इस सिंध वाले क्षेत्र, उधर स्थल मार्ग से आए थे ये, तो कैसे जो है इस सिंध क्षेत्र से आगे जो है इस तरफ फारस की खाड़ी और वहां से इधर लाल सागर होते हुए आगे भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से आगे यहां पर क्या है, रोम, छोटे भाषा में समझने के लिए, ठीक है। तो उसने जो है एक अल्टरनेटिव मार्ग, इसने जो है एक वैकल्पिक मार्ग की खोज किया। कहां से, भारत से कहां तक, भूमध्य सागर तक। इस तरह से गया, ठीक है। दो इनके बड़ा प्रभाव हुआ, वो इनकी बात कर रहा हूं मैं, किसका, आर्थिक रूप से ये, ठीक। उसके बाद तीसरे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है इनका माना जाता है, वहां है सांस्कृतिक, वहां है सांस्कृतिक का। समझ आ रहा है यहां तक ये, ठीक ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। क्या छूटा, ठीक, मैं हट जाता हूं, लिखिए। हो गया, हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसमें जो प्रभाव किसका आएगा, इनका सांस्कृतिक। तो पहले किसका, इसमें ईरानियों का, ठीक है। तो दो तीन बातें इसमें है ये, ठीक है। एक तो जो है ईरानियों की जो लिपि हुआ करता था, ईरानियों की जो लिपि है, ईरानियों की जो लिपि, ईरानी लिपि, और ईरानी लिपि क्या है, अरामाइक। ईरानियों की लिपि क्या है, अरामाइक लिपि है ये, ठीक। तो एक तो क्या हुआ, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है अरामाइक लिपि से जो है उनका संकर्प हुआ, इनका संपर्क हुआ। तो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अब किस लिपि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्षेत्र अब वहीं के है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, ये अरामाइक लिपि का। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो इस क्षेत्र में अब यहां पर जो है कौन सा लिपि का प्रचलन आएगा, एक तो कम से कम क्या हो गया, अरामाइक लिपि हो गया ये, एक कौन सा हो गया, अरामाइक लिपि का ये, ठीक है, एक ही ये। मगर साथ में जो है जब भारत पहुंचे, ये जब भारत पहुंचे तो वो अरामाइक लिपि और समकालीन भारत में जो लिपि आया, समकालीन जो भारत में उस क्षेत्र में जो लिपि था, स्थानीय लिपि, स्थानीय स्तर पर ये, तो दोनों में क्या है, संपर्क हुआ, मिलजुल हुआ। तो उससे जो है एक नई प्रकार की लिपि का विकास हुआ उस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान और थोड़ा सा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये। उस लिपि को कहते हैं, उस लिपि को कहते हैं खरुस्ती लिपि। कौन सी लिपि, खरुस्ती। समझ में आ रहा है ना, ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। किसकी बता रहा हूं भाई, खरोस्ती। तो अरामाइक लिपि जो है किसका विकास हो गया, खरोस्ती लिपि का विकास हुआ। तो अरामाइक लिपि संपर्क हुआ और इसका जो है स्थानीय परिवर्तन के साथ, ऐसा मान लीजिए, स्थानीय परिवर्तन के कारण इससे एक नई लिपि का विकास हुआ,
नई लिपि। कहां पर? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिनको क्या कहा गया? खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि ये। तो ऐसे देखेंगे तो क्या है, अफगानिस्तान के थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में क्या रहेगा? अरामाइक, और थोड़ा निचले हिस्से में क्या रहेगा? खरोष्ठी। समझ में आ रहा है ये? और साथ में हम ये भी जानते हैं कि अब वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ था उनका भी संकलन होना शुरू हो चुका है ये। तो एक और जो है नई, एक और लिपि ऑलरेडी साथ में चलता रहेगा। कौन सी लिपि? ब्राही लिपि। कौन सा? ब्राही लिपि है। हालांकि अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ऑलरेडी आरामाइक है, खरोष्ठी है, मगर फिर भी जो है एक लिपि का प्रचलन और लगातार बना रहेगा। वह क्या है? ब्राही लिपि। वह क्या है? ब्राही। ठीक है। उत्तरोत्तर काल में जो है, अगर मान लो कोई अभिलेख लिखे जाते हैं, चाहे क्यों ना वो चंद्रगुप्त मौर्य का और हो, ठीक है, तो स्वाभाविक है वो सब किसमें लिखेंगे? इसी तरह की लिपि का प्रयोग करेंगे। इसी तरह की लिपि का प्रयोग करेंगे। डेरियस बहुत महत्वपूर्ण शासक था। कहां पर? ईरान में। ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेरियस। डेरियस प्रथम। ये डेरियस प्रथम बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता है ईरान अकबरी साम्राज्य का। और इन्होंने जो है अपने जीते हुए जो अलग अलग क्षेत्र थे उनमें बड़े बड़े वृहद स्तंभ बनवाए थे। बड़े बड़े वृहद स्तंभ बनवाए थे और उसके ऊपर जो है बड़ी एक संरचना बनवा देते थे। ये समझ में आ कह रहा हूं मैं? ये किनकी बात कर रहा हूं मैं? डेरियस। तो डेरियस जो है उस अपने ईरान वाले क्षेत्र में है। ठीक है। डेरियस जो है उस ईरान वाले क्षेत्र में जो है एक वृहद स्तंभ निर्माण करते थे। कहां पर? ईरान क्षेत्र में। ये उस ईरान वाले क्षेत्र में। ये ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेरियस प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। ये ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनके भी कुछ स्तंभ है, इसने भी कुछ अभिलेख करवाए। और आगे चलकर आगे चलकर के विशेष रूप से जो है सम्राट अशोक ने जो है जो स्तंभ लेख, बस नहीं स्तंभ उसमें तो लेख ऑलरेडी है, लिखवाए भी। स्तंभ जो स्तंभ स्थापित किए। और स्तंभ के ऊपर क्या होता है? एक मूर्ति भी रख देते हैं ये। ठीक है। स्तंभ स्थापित किए, उस पर को उस पर प्रभाव किसका है? ईरानियों का। ऐसा माना जाता है ये कि सम्राट अशोक ने जो है ईरानियों के बारे में ऐसा देखा रहा होगा या सुना रहा होगा, तो उन्होंने भी इस तरह का प्रचलन लाया। जानते हैं हम इसमें कि सम्राट अशोक के जो है उनका जो स्तंभ लेख है, विशेष रूप से वृहद स्तंभ लेख, ठीक है, उधर शहबाजगढ़ी से लेकर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान क्षेत्र में, शहबाजगढ़ी से लेकर दक्षिण में तरफ ब्रह्मगिरी तक, ब्रह्मगिरी मास्की तक, और इधर पूर्व में जो है तोसली उड़ीसा वाला क्षेत्र, और यहां से फिर इधर आगे उज्जैनी और आगे क्षेत्र तक एक वृहद क्षेत्र में ये सब क्या है? अलग अलग स्तंभ लेके। तो सब माना जाता है कि उसने जो है इस प्रकार से बड़ी बड़ी स्तंभ बनाए, उसके ऊपर जो है उसने कहीं वृहद वृषभ बिठा दिए, के ऊपर 4 शेरों को बिठा दिए, इस तरह का ये। ठीक है। तो ये सब किसके प्रभाव माना जाता है? ये ईरानियों का ये। ठीक। ये तो क्या क्या बताया मैंने? दो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है इसमें? एक मैंने क्या बताया इसमें? लिपि वाला है। तो लिपि कौन सा ध्यान रखेंगे इसमें? अरामाइक लिपि है, खरोष्ठी है और ब्राही।
ठीक, अब ये तो मैंने केवल इसकी बात किया मैंने, ये ईरानियों का, मगर अब इसी में फिर जो है प्रभाव किसका आ जाएगा? यूनानियों का। ठीक है, किसका प्रभाव आएगा? यूनानी का। ये ठीक, अगले लू मैं, इनका प्रभाव। और किसमें देख रहे हैं हम? सांस्कृतिक प्रभाव। तो यहां पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या होगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यूनानी लिपि, इनका प्रवेश हुआ। ठीक है, उनका प्रवेश हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में एक्चुअल में अगर देखा जाए, इसका समग्र प्रभाव अगर देखा जाए, इनका समग्र का प्रभाव देखा जाए, तो एक्चुअल में क्या क्या हुआ, इसको ऐसा नहीं किया जाए, तो यहां पर क्या क्या हो गया? एक यूनानी लिपि भी है, और साथ में क्या है? अरामाइक लिपि भी है, और साथ में इस तरफ क्या है? खरोष्ठी भी है, खरोष्ठी लिपि भी है। और यहां पर जानते हैं मूल बड़े क्षेत्र में क्या है? पूरा पूरा ये ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि का ये। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरी लिपि का विकास हो चुका है ये। तो इसीलिए जो है सब सम्राट अशोक को या फिर उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य को जो है, और विशेष रूप से सम्राट अशोक को जो है, तब जब अपने वहां स्तंभों में कुछ लिख करके अपने प्रजा को कुछ बताना है, तो किस लिपि का प्रयोग करेगा? इसी लिपि का प्रयोग करेगा ये। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए जो है, जो अशोक के जो स्तंभ लेख और जो उनके बाकी सब जो लेख है, अशोक के जो अभिलेख है, अब वो चाहे स्तंभ में रहे, चाहे वृहद स्तंभ में, चाहे लघु स्तंभ में, चाहे वृहद शिलालेख में, चाहे लघु शिलालेख में, वो सब के सब जो है उसी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरामाइक, खरोष्ठी, यूनानी, और बड़े क्षेत्र में क्या है? ब्राह्मी। ठीक है, तो एक क्या है? यूनानी है, एक अरामाइक है, और एक खरोष्ठी है, और एक क्या है? ब्राह्मी। मगर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? ब्राह्मी वाले। ऐसे ध्यान रख, ये जो डेवलपमेंट है, ये इन सब का किसका प्रभाव है? ये यूनानी और ईरानियों का प्रभाव है ये। ठीक, दूसरा और महत्वपूर्ण इनमें से ये, वो ऐसा माना जाता है कि जो यूनानी जो है मूर्ति कला, जब भारत में ये यूनानी आए, इसके साथ में जो है, अब स्वाभाविक है यहां पर रह रहे हैं, तो यूनानी मूर्ति कला, का भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ। किनकी बात कर रहे हैं हम? यूनानी मूर्ति कला। अब यूनानी मूर्ति कला तो ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश हुआ उनका वो, ठीक है। ठीक, तो वो जो कला जो आया एक्चुअल में उनको कहते हैं, और यहां जो स्थानीय जो तरीका था, उससे एक मिली जुली एक कला का विकास हुआ। यूनानी और जो स्थानीय मूर्ति के निर्माण की जो कला विकसित हो गई है, समझ रहे ना? ये दोनों क्या है? एक मिली जुली, उससे बोलते हैं हेलेनिस्टिक। ये टर्म्स बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इनको बोलते हैं हेलेनिस्टक, हेलेनिस्टक मूर्ति कला। क्या है? हेलेनिस्टक मूर्ति कला। ये बेसिकली क्या है? एक यूनानी मूर्ति कला है। ये मूर्ति निर्माण की कला है जिसको बोलते हैं हेलेनिस्टक मूर्ति कला। समझ में आ रहा है ये? इसमें बेसिकली क्या होगा? जो यूनानी अब जो मूर्ति बनाते थे यूनान में, उनका प्रभाव रहेगा, और कुछ प्रभाव कहां पर के? स्थानीय लोगों के। ये ठीक है, तो ये एक शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं मैं। ये आगे जो है उत्तरोत्तर काल में
इसी के प्रभाव है कि उत्तरोत्तर काल में जो है इस गंधार वाले क्षेत्र में, उसी गंधार वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, गंधार वाले क्षेत्र में जो है ये जो हेलेनिस्टिक जो कला था मूर्ति निर्माण का, और जो स्थानीय जो कला था मूर्ति निर्माण का, उससे जो है गंधार क्षेत्र में लगभग पहली सदी के आसपास तक पहुंचते तक एक बहुत विकसित कला का विकास, विकसित मूर्ति कला विकास हुआ। एक विकसित मूर्ति कला का विकास। और उसे कहा जाता है गंधार कला, गंधार मूर्ति कला। ठीक है। और इसी में जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण जो है कनिष्क के समय इस गंधार मूर्ति शैली इसमें हुआ था। समझ में आ रहा है? ये गंधार कला समझते हैं आप लोग? गंधार कला, गंधार कला मतलब उसमें मूर्ति देखे होंगे भगवान बुद्ध की है, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति अगर देखे होंगे आप लोग ऐसे, तो ऐसे जो है ऐसे उसके ललाटों को ऐसे बांध रखे हैं ऊपर में, और ऐसे घुंघराले बाल है, ठीक है, और से कपड़े को बहुत अच्छे से उनको पहनाया गया है, उसमें सिलवटें हैं। समझ रहे? तो ये कौन सी मूर्ति है? ये कौन सी मूर्ति है? कौन सी मूर्ति कला है? गंधार मूर्ति कला। ये कनिष्क के समय इस तरह का बनाया गया था। ये किनका बनाया गया था? कनिष्क के समय से। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये इनके साथ साथ अब ये तो ठीक है, मगर इसी जो हेलेनिस्टिक मूर्ति कला है इसमें एक बातें और कहते हैं, ये यूनानी लोग जो है, एक तो बताया था मैंने हेरोडोटस जो है बड़े बड़े खंभे बनाते थे। ठीक है, तो यूनानी लोग क्या करते थे, हेरोडोटस जो खंभा बनाता था वैसे ही उसने खंभे ही बनाए और उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा उसने अपनी मूर्ति स्थापित किया। तो ये से मानते हैं कि सम्राट अशोक भी देखा देखी इस तरह से, जो कहीं पर वृषभ, रामपुरवा में क्या है, वृषभ को बैठाया हुआ है, और इस तरफ जो सारनाथ है उसमें क्या है, 4 शेर वाला भी है, तो कहीं पर वो अशोक चक्र भी रख दिया गया है, चक्र को रखा गया है इस तरह से। ये तो ये सबका प्रभाव किसका है बताए? यूनानियों का, या फिर कुछ जो है इसमें क्या है, ईरानियों का। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है इस समय का जो है दूसरा डेवलपमेंट था, उसको मैं थोड़ा सा ये पर आगे ले लूं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था जिससे जानते भी हैं आप, वहां था पाइथागोरस। इनका पाइथागोरस। ठीक है, ये कौन है? ये क्या है? पाइथागोरस कौन है? एक यूनानी दार्शनिक है। अब पाइथागोरस तो नाम सुने होंगे आप लोग, मगर सिर्फ गणित के बारे में सुने होंगे, मगर केवल गणित नहीं। ठीक है, ये बड़ा दार्शनिक है ये। इनके साथ साथ जो है इस समय जो है 5वीं सदी में जो है एक और हुआ करता था, सुकरात। उसके बाद फिर जो है क्या है, प्लेटो, और उसके बाद फिर क्या है, अरस्तु। ठीक है, ये सब तो ये स्वाभाविक है। तो पाइथागोरस 6ठी सदी से पूर्व के आसपास यहां पर यूनान में, ईरान क्षेत्र में जो है जरथुस्त्र, वो एक दार्शनिक है, पारसी धर्म को उसने विकास किया। इस तरफ चाइना में जो है कन्फ्यूशस, उनका जन्म है ये। और भारत में जो है कौन, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, ये कंटेम्प्रेरी हुए हैं एक्चुअल में, वो लगभग समकालीन हुए हैं ये। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 6ठी सदी से पूर्व है, ये जो है एक बड़ा जो है बौद्धिक क्रांति कालखंड था ये। ठीक है, तो ये सब घटनाक्रम जो है इसी समय जब हुआ है ये। तो ऐसा मानते हैं कि पाइथागोरस जो है, ये जो यूनानी दार्शनिक हुआ करता था, इस पर भारतीय दर्शन का इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण था इस समय। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण था, वह था ज्योतिष के बारे में। इनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ज्योतिष।
ज्योतिष। तो ज्योतिष शास्त्र का अब कौन कौन सा, इसमें भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष, ठीक है, दोनों का जो है समग्र विकास हुआ। दोनों का जो है समग्र विकास, और इनके साथ साथ इसी में फिर जो है उनकी जो यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है, ये परंपरागत, इसको ऐसा कहा जाए, परंपरागत यूनानी चिकित्सा पद्धति। परंपरागत यूनानी चिकित्सा जो पद्धति है, ठीक है, इसका भारत में विस्तार हुआ, भारत में प्रवेश, ठीक है। और आज भी हम जानते हैं हमारे पास में क्या है, कम हो गया क्या, आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। यही है ना, एक तरह से ये है ना, सुना? तो ये जो है क्या है, इन सबको डेवलप किया है बेसिकली, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक और जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो जानकारी मिलती है सामान्य जानकारी, उसको ऐसा एग्जाम के लिए, एक जो है यूनानी जो है साहित्यिक ग्रंथ में, ग्रंथों में, यह जो सिकंदर जब आक्रमण किया जिस समय 327 से लेकर 325 का जो कालखंड माना जाता है ये, ठीक है, 325 27 से लेकर 325 के कालखंड में ये, ठीक है, और उसके बाद के कालखंड में ये, ठीक है। तो उसके बाद के कालखंड में जो साहित्य लिखे गए, क्योंकि तो संपर्क बन गया है लगातार ये, ठीक है, तो वो जिक्र किया गया उसका, किनका, सिकंदर के आक्रमण के पहले या साथ में या फिर बाद में, ठीक है। एक जो है बड़े शक्तिशाली शासक का बार बार उल्लेख मिलता है ये, ठीक है, एक बड़े शक्तिशाली का, बड़ा शक्तिशाली का जो है जो शासक हुआ करता था, उनका बार बार उल्लेख मिलता है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, सेंड्राकोट्स, इनकी बात कर रहा हूं मैं, सेंड्रो, ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सेंड्राकोट्स, ये वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम पूछा गया है ये। सेंड्राकोट्स का जो है बार बार उल्लेख मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है ये यूनानी जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें। किसके समय की बात कर रहा हूं मैं, सिकंदर के आक्रमण के आसपास के घटनाक्रम में ये, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सेंड्राकोट्स जो शासक जो हम कह रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि कौन थे ये, सिकंदर नहीं, इनका जो है कोई और नहीं बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये ध्यान में रखना है आपको को, ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा जो है कौन कहता है, विलियम घोष, क्या है, एक ना विलियम जोन्स, ऐसा किसका मानना है, एक बड़े जो है इतिहासकार, नाम सुने होंगे आप लोगों ने इसका, कौन है, विलियम जोन्स, ठीक। ये सब क्या है, प्रभाव है। इससे तो ये समझ में आया, इंपॉर्टेंस ये है इसकी, इसकी महत्ता ये है कि इससे जो है भारत के इतिहास लेखन में, भारत के इतिहास लेखन में एक तिथि
तिथि की निर्धारण में सहायक बने ये, क्योंकि भारत में इतिहास लेखन में जो है कभी तिथि को उतना महत्व नहीं दिया गया था। तो ये सिकंदर का जो आक्रमण का जो कालखंड है, यहां से जो है भारत में तिथि निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। मतलब एक बड़ा एक पहचान मिल गया हमें। ठीक है, इसकी पुष्टि किस तरह से हो रही है? उधर यूनानियों से हो रही है ये। ठीक है, तो इसी समय जो है बड़े शासक रूप में कौन है यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य है। समझना जो कह रहा हूं मैं ये? तो फिर से एक बार ले रहा हूं मैं 2-3 मिनट में ये। ठीक है, हो गया लिखने कम? ठीक है, कहां तक लिया मैंने इसमें? 2-3 चीज लिया। त्रैतिक प्रभाव। त्रैतिक प्रभाव मतलब क्या है? ईरानियों प्रभाव और साथ में जो है इस तरफ यूनानियों प्रभाव। तो ईरानी प्रभाव में क्या है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कमजोर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उसने जीत लिया और क्या बनाया? छत्रप बनाया। कितने नंबर का? 20वें नंबर का छत्रप बनाया ये। इससे जो है क्या प्रभाव आया हमारे पास में? केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था और उसमें जो है छत्रप की प्रणाली। और छत्रप मतलब क्या बताया मैंने? एक प्राण के जैसा। ठीक, ये व्यवस्था है। उसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट क्या लिया मैंने इसमें? यूनानी का प्रभाव। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र 325, 26, 327, 26 और 25 उल्टा चलता है ना। ठीक है, तो उस समय फिर भी अभी भी क्या है? वो कमजोर क्षेत्र है। 620 में भी कमजोर क्षेत्र थे और अभी भी लगभग क्या है? वैसे ही कमजोर क्षेत्र है ये। ठीक है, और इसमें स्पष्ट हो गया जब सिकंदर इस क्षेत्र पर आक्रमण किया अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ। ठीक है, तो उससे जो है बहुत आसानी से जो है उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया। एक तो जो है कुछ शासक को जो है बिना युद्ध के ही समर्पण कर दिए और जो युद्ध किए उनको बहुत आसानी से परास्त कर दिए। ठीक है, तो उससे जो है एक चीज समझ में आ गया कि गज सेना बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? ये अश्व सेना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है ये। क्लियर है यहाँ तक? ये बात है इनमें से ये। उसके बाद फिर जो डिस्कस किया था मैंने इसमें क्या है? डेरियस प्रथम। ये जो है उसके समय क्या है? स्काईलेक्स। ठीक है, ये उनका सैन्य अधिकारी हुआ करता था और उसने जो है उधर स्थल मार्ग से होकर के कहां पहुंचा? सिंध तक पहुंच गया और सिंध से जो है सिंधु नदी से जो है उत्तर की तरफ से फिर कहां? दक्षिण तक कहां पहुंच गया? अरब सागर तक पहुंच गया और वहां से गल्फ ऑफ अदन और यहां से ऐसे होते होते कहां पर चला गया? फिर ईरान। एक नई रास्ता ढूंढ लिया उसने, जल और स्थल दोनों मार्ग का विकास। ठीक, ये तो हुआ। फिर यूनानी। तो यूनानी में जो क्या है? नियार्कस, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसने भी सेम स्थिति किया। ये भी खोजी प्रवृत्ति का है, भौगोलिक खोज में बहुत रुचि रखता है। स्थल मार्ग से तो ऑलरेडी इनके पास से आए थे ये, मगर दूसरा क्या है? जल मार्ग। इसने जो है उधर फारस की खाड़ी से होते हुए लाल सागर और आगे वहां से भूमध्य सागर और वहां से फिर रोम। तो ये दोनों ने क्या किया? भारत में जो है आर्थिक विस्तार, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर दिया, व्यापार और वाणिज्य को। ठीक है, तो वही क्या है कि आर्थिक, इसी में क्या है? इससे क्या हुआ? इनकी अर्थव्यवस्था दोनों तरह से प्रभाव हुआ है इनका ये एक ही सेगमेंट। फिर किसकी बात किया मैंने इसमें? सांस्कृतिक की बात की हमने। किनकी बात की इसमें? सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक में क्या है? ईरानियों से क्या आया? अरामाइक, उनकी लिपि, और उससे इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ? खरोस्थी लिपि का। दूसरी तरफ मैंने क्या बताया? ये जो, ठीक है, दो दो हो गए ना। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेगमेंट क्या दिया? यूनानी जब आए तो यूनानी ने क्या किया? फिर एक अपनी लिपि लाया। कौन सा? यूनानी लिपि। एक ये, तो उससे जो मिलीजुली प्रकार की लिपि उस क्षेत्र में तो कौन कौन सा हो गया? अरामाइक प्लस खरोस्थी प्लस यूनानी। ठीक है, और आरडी जो है उस क्षेत्र में भी जो है विकसित लिपि आरडी कौन है? ब्राही है ये। ठीक है, तो चारों लिपि के प्रयोग इसीलिए फिर आगे चल करके जो है सम्राट अशोक ने जिन चारों लिपि का प्रयोग किया गया है अपने उस स्तंभ लेख और बाकी सब लेख अभिलेख में, ये चारों लिपि का प्रयोग मिलता है उनका ये। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरामाइक और खरोस्थी और बाकी जो लार्ज स्केल है उसमें क्या मिलेगा? ब्राही लिपि का ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या बताया मैंने? मूर्ति निर्माण का ये। तो भारत में वर्तमान में मूर्ति निर्माण की जो शैली है उसमें प्रभाव किसका है? यूनानियों का बड़ी मात्रा में है ये।
ठीक है, तो उस मूर्ति किसकी बताया मैंने, तो वो जो शैली जो प्रारंभिक विकास हुआ था उससे क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक मूर्ति कला। क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक मूर्ति कला। और इससे जो है स्थानीय स्तर पर उस गंधार वाले क्षेत्र में मूर्ति कला के एक निर्माण की शैली विकसित हुआ आगे चल करके। ठीक है, ये आगे का डेवलपमेंट है, इसे बोलते हैं गंधार मूर्ति कला। तो जिस समय गंधार मूर्ति कला है, इसी समय जो है इस मथुरा वाले क्षेत्र में मथुरा मूर्ति कला इनका भी विकास हुआ है। ठीक है, और उस तरफ जो है आगे जो है वाराणसी में भी मूर्ति कला का विकास हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, मूर्ति निर्माण वाला है ये। तो गंधार शैली, मथुरा शैली, ठीक है, और नागर, द्रविड़ और वेसल, वो क्या है, मंदिर वाला है, और ये क्या है, मूर्ति निर्माण शैली है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं कई बार। ये क्या है, गंधार और मथुरा। ठीक, ये जो हो गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जब ईरानी और यूनानी जब भारत में प्रवेश किए तब क्या हुआ। ठीक, अब इसके बाद फिर इसी समय फिर क्या हुआ, इनकी जो प्रशासन थोड़ी बहुत मात्रा में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बुद्ध काल में। ये तो किसकी बात की हम लोगों ने इसमें, राजनीति, किसकी बात की हम लोगों ने, राजनीति। इससे पूरी स्थिति हमारे पास में क्या है, 16 महाजनपद है हमारे पास में, गणराज्य भी है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कई बड़ी मात्रा में क्या है, आक्रमण हुए हैं, कई बड़ी मात्रा में क्या है, आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो उसके परिणाम क्या रहा, इस तरफ ईरानियों का और दूसरी तरफ क्या है, यूनानियों का। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग वो। ठीक, तो ये क्या हुआ, किसकी बात की हम लोगों ने, 6ठी सदी में छठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक स्थिति, बस समअप कर रहा हूं उनको, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति ऐसा कहा जाए। और 6ठी सदी पूर्व में या फिर बुद्ध काल ऐसा कहा जाए इनको, बुद्ध काल में। ठीक, ये सेगमेंट इनका ये। तो राजनीति के बारे में बता चुका हूं मैं क्या क्या हुआ है इसमें। 2 चीजें हैं ये बहुत स्पष्ट रूप से, एक क्या है, एक क्या है इसमें 16 महाजनपद, और साथ में क्या है, गणतंत्र है। क्या है, गणतंत्र। अब ये 2 प्रकार के क्षेत्र में है, एक हिमालय के तराई क्षेत्र में है, कौन सा 10, और दूसरा क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कम से कम 5 तो प्रमुख बताया था मैंने ये। ठीक है, अब 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद जो है ये भारत के उत्तर गंगा के मैदान और बाहर वाले क्षेत्र में। मगर हम ये भी जानते हैं कि 16 महाजनपद में से जो है आगे चल करके ये, इनको मैं आगे ले रहा हूं मैं, 16 महाजनपद में से हम जानते हैं आगे चल करके फाइनली क्या हुआ है, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जाए, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से आगे क्या बना, एक राज्य बना, राज्य का विकास हुआ। और राज्य के विकास से फिर आगे कई राज्यों को मिला करके क्या बनाया गया, साम्राज्य। ठीक है, कई मिलाकर क्या बनाया गया, साम्राज्य। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी इनकी प्रशासन में अगर बात करें इनका ये, ठीक है, इनके प्रशासन में ये, ठीक है, तो प्रशासन में जो है इनकी मतलब इनकी शासन और प्रशासन, इसमें अगर देखिए तो इसमें क्या क्या हुआ है बेसिकली, इसमें जो है 2-3 बातें ये, एक तो जो है जनपद से सब क्या बन गए हैं, बड़े महाजनपद। जनपद से क्या हुआ, महाजनपद। और इसमें एक्चुअल में क्या है,
वो राजतंत्र है। इनका विकास हुआ, ठीक है। ये क्या है? राजतंत्रात्मक। गणतंत्र व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था, तो एक मैंने क्या बताया, जनपद से क्या बनेगा? महाजनपद। तो ये एग्जैक्टली क्या है? ये एक तरह से क्या है? एक राजनीतिक इकाई है। ये क्या है? राजनीतिक इकाई है। और यही चलकर आगे फिर क्या बन गया? उधर एक राज्य बना है, और यही फिर आगे क्या बन गया? साम्राज्य। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में इस राजनीतिक इकाई का जो है मुखिया कौन कहलाएगा? राजा। क्या कहलाएगा? राजा। तो राजा की स्थिति क्या है? राजा की स्थिति क्या है? मजबूत है। क्या है? मजबूत है। और इनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए इनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जैसे कि जो है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इसको वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में स्वीकारोक्ति, स्थिति को मजबूत करने के लिए वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में स्वीकारोक्ति, ठीक, ये व्यवस्था। अभी राजा जो है क्या करता है? पूरी व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। ये उनको दैवी आधार दे दिया गया। इनको ऐसा मान लिया जाए, इनका जो है दैवी आधार दिया गया। मतलब देवता का समर्थन है इनको। किनको? राजा को, ठीक है। तो इससे स्थिति की स्थिति क्या है? मजबूर हो गया, मजबूत हो गया एक्चुअल में वो, ठीक है। तो ये सब क्या है? और ये सेगमेंट क्या हुआ? एक राजनीतिक इकाई। ये क्या है? एक राजनीतिक इकाई। पहले जनपद, फिर आगे चल करके महाजनपद, फिर राज्य, और एक साम्राज्य। क्षेत्रधारित व्यवस्था, बहुत ठीक ठाक मात्रा में ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया। हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर इनका पूरी क्या है? विस्तृत प्रशासन है ये। इनके पास विस्तृत क्या है? प्रशासन, विस्तृत सैन्य संगठन। कुछ कुछ चीजों को ले लेते हैं हम समझने के लिए। अब जैसे कि बिंबिसार ने क्या किया है? सैन्य संगठन को मजबूत किया है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका लिया मैंने? बिंबिसार का। सैन्य संगठन को मजबूत किया जाना, इसकी जानकारी मिलती ठीक ठाक मात्रा में ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये, ठीक है, और बड़ा शक्तिशाली हो चुका है। और उसने शासन का स्वरूप कैसा है? केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत है। राजा को अगर सत्ता से हटा दिया जाए तो उस पर राज पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। ये स्थिति है। इनकी स्थिति क्या है? इस तरह की है, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। इसके बाद फिर जो है ये
इसके बाद फिर इसमें इनकी जो कर व्यवस्था है, ये इनकी जो है कर व्यवस्था, कर प्रणाली, तो इनकी जो है जो कर प्रणाली है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम मिलता है, जो बार बार उल्लेख मिलता है, वह है रज्जु ग्राहक। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? रज्जु ग्राहक है। और ये रज्जु ग्राहक जो है ये भूमि मापन से संबंधित अधिकारी है। किनकी बात कर रहा हूं मैं? भूमि विवाद संबंधी अधिकारी। ये कुछ प्रमुख की बात कर रहा हूं भैया। ये कौन है? भूमि मापक से संबंधित ये। ठीक है, और वैश्विक और अधिकारी का नाम मिलता है इनमें सौल्किक। एक कौन है? सौल्किक। ठीक है, एक कौन है? सौल्किक। ये शुल्क और जो है चुंगी वसूल करने वाला। शुल्क और चुंगी, चुंगी समझते हैं ना? चुंगी, पथकर, टोल टैक्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? सौल्किक। जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूं इसको बिल्कुल याद रख लेंगे, एग्जाम में यही टर्म्स पूछा गया है कई बार। ठीक है, कई बार नहीं, कई बार पूछा गया है। चल ठीक है, एक और जो है, एक और जो है द्रोण मापक। पर देखो व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था में यहां से आगे बढ़ रहे हैं ना, द्रोण मापक। तो ये जो है अनाजों पर जो कर लगाया जाता था, लगाने वाला अधिकारी, उसे क्या बोलते थे? द्रोण मापक। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन ले लूंगा तो फिर थोड़ा सा याद हो जाएगा ये। ठीक है, इसका थोड़ा सा क्या लिया हूं मैंने? जनपद, महाजनपद, राज्य। इसमें पहले सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में कुल, उससे बड़ा ग्राम। ठीक, अब वो कुल वाला व्यवस्था खत्म हो गया। यहां पर छोटी इकाई मैं लिख दूं क्या नीचे? यहीं पर आगे लिखता हूं मैं, क्योंकि यहां से बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है, कुल का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर जो है एक मूल व्यक्ति है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं तो क्या मानते हैं? एक कुल का, यही मतलब हुआ ना। उनको क्या बोलते थे उसे पहले? कुल्लू, कुल का मुखिया, यही था ना ये। और ग्राम क्या है? ग्रामीणी, मगर वो दूसरी इकाई स्तर की इकाई है ये था ना बेसिकली ये। ठीक है, मगर अब वो कुल व्यवस्था जो है समाप्त हो गया एक राजनीतिक इकाई के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है प्रशासन की जो है सबसे छोटी इकाई, इनमें जो है प्रशासन का जो है, प्रशासन का जो है सबसे छोटी इकाई अभी तक क्या हुआ करता था? कुल हुआ करता था। मगर अब कुल के स्थान पर क्या डेवलपमेंट हो गया नया? छोटी इकाई जो है वो कौन बना? ग्राम। ये बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, क्योंकि इसके पहले ग्राम जो शब्द है, ग्रामीण पहले जो हुआ करता पूर्व वैदिक काल में, मगर ग्रामीण का मतलब वो जनसमूह था बेसिकली ये। मगर यहां पर क्या हुआ है? एक क्षेत्र है ग्राम के रूप में।
ग्राम के रूप क्या है, एक क्षेत्र है। तो ग्राम बेसिकली क्या है, एक छोटी राजनीतिक इकाई जो क्षेत्र आधारित है। जो कैसा है, क्षेत्र आधारित। क्षेत्र समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं वो, जैसे कि वर्तमान में किस प्रकार का ग्राम, तो राजस्व ग्राम है ये, और वन ग्राम है। तो राजस्व ग्राम का मतलब क्या है, उनके पास कुछ भूमि का हिस्सा है, ठीक है। वैसे अगर वन ग्राम है तो क्या है, उनके पास भूमि का हिस्सा है। वर्तमान में जो है राजस्व विभाग हमारा इस प्रकार से ग्राम का जो है वहां वर्गीकरण करता है, एक राजस्व ग्राम, दूसरा वन ग्राम, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये इस कालखंड में सबसे बड़ा बदलाव जो आया कि क्षेत्र आधारित सबसे निचली स्तर की प्रशासन की इकाई बन गया, ठीक है। अभी लंबे समय तक ग्राम जो है बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में डेवलप होता रहेगा, ठीक है। साथ में इस समय तक नगर के भी विकास हो चुका है। इस तरफ क्या है, नगर है। तो नगर में एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, नगर में जो है एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, नगरक। एक नगर का बड़ा अधिकारी हुआ था, नगर का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, देखो हम किसके कालखंड, हम मौर्य की पहले की बात कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। वो हम किसकी बात कर रहे हैं, मौर्य से पहले की बात कर रहे हैं। तो मौर्य से पहले मतलब कब, 400 बीसी, 600 बीसी कब तक, 400 बीसी तक, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत व्यवस्थित प्रकार से सब कुछ हमें बहुत पता नहीं चल पा रहा है, बहुत अधिक पता नहीं चल पा रहा है, मगर ऐसे कुछ कुछ है। अब नगरक जो है नगर के प्रमुख अधिकारी है। अब आगे चल करके जो है अब देखेंगे ये मौर्य काल में, तो नगरों के प्रबंधन के लिए क्या बहुत ही विस्तृत व्यवस्था बन चुकी है। ये समिति बने हैं उनके पास में, नगरों में 6 समिति है, 5 समिति है, 600 मेंबर होते हैं। ये सुना ना इस तरह से ये, ठीक है। तो ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो है उनकी क्या है, ये उनकी जो है, हाँ, इसमें अब प्रशासनिक इकाई हो गया, थोड़ी सी बस और है ये, ठीक है। वो पुराना जो है वो सभा और समिति जो हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, अब वो जो है व्यवस्था खत्म। आगे ले लूं, ठीक है। पुराना जो व्यवस्था था इनमें, जो जनतंत्र आधारित व्यवस्था, क्या था, बाकी विधेयक वक्त पहले ही खत्म हो चुके थे, बचा क्या था, सभा और समिति। मगर अब ये व्यवस्था भी क्या है, समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। मगर इनकी स्थान पर एक नई व्यवस्था का विकास हुआ, एक नई व्यवस्था का विकास हुआ, और वो व्यवस्था था परिषद। वो व्यवस्था था परिषद। अब परिषद क्या काम करेगा, राजा की जो है निर्णय को राजा को सहायता देगा। ये परिषद जो है अब राजा का मुख्य सलाहकार और प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारियों का एक समूह बना। यही जो है आगे चल करके जो है उधर मौर्य काल में विकसित हुआ अमात्य के रूप में। कैसे, अमात्य के रूप में, समझा रहे ना ये, तो ये आगे उत्तरोत्तर काल में ये क्या बन गया, अमात्य मंडल, ऐसा बना। अब वो सब अधिकारी जो है अलग अलग फिर जो है वो अधिकारी बन जाएंगे ये, ठीक। ये सब समाप्त हो गया ये, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे जो है हाँ, ये तब तो हो गया इसमें। इसके साथ दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण एक और जो है एक अधिकारी जो है उधर जगह है क्या, एक और जो है
जो राजा के जो आदेश होते थे, इसके पहले जो है चूंकि बहुत अधिक कोई स्पष्टता नहीं है, मगर अब यहां से जो है राजा जो है किस किस प्रकार के आदेश देते थे, ठीक है, उसको लिखने के लिए, उसको लिखने के लिए, क्योंकि लिपि का बहुत ठीक ठाक विकास हो चुका है, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए जो है एक अधिकारी हुआ करता था। मतलब राजकीय जो दस्तावेज है, राजकीय दस्तावेज के लेखन के लिए लेखन करने वाला अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलेगा आगे। अक्ष पटलाधिकृत, अक्ष पटलाधिकृत, ये कौन है? लिखने वाला एक अधिकारी है, ठीक। तो यहां से क्या हुआ? लेखन कला का भी विकास हो गया। यहां से क्या है? लेखन कला का विकास हुआ। तो ये जो है बड़े महत्वपूर्ण सब बदलाव है ये, ठीक है, किसमें? रणनीति और प्रशासन में ये, ठीक। कल जब बात करेंगे हम लोग इसकी अर्थव्यवस्था और समाज भी कल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है इसमें, और समाज के साथ इसमें जो है धर्म में भी क्या हुआ उसको भी देख। कल कौन सा दिन है? कल शुक्रवार है ना, सैटरडे को टेस्ट है और आप लोगों का, ठीक है, और कल तो ठीक पढ़ने का हमारे पास में है। ये तो भारतीय इतिहास रहेगा, छत्तीसगढ़ के उसमें कुछ भूगोल क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है, दो ही सेक्शन मुख्य रूप से मिलो, ठीक है। और ये इसमें बुद्ध काल तक पढ़ सकते हैं कुछ नहीं, महाजनपद और राज्य ये सब कुछ पढ़िए इसमें ये, ठीक है। पुराने तो पूछेंगे पूछेंगे, पुराने भी आ जाएगा उसमें और ये भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो टेस्ट का भी, और साथ में जो है उसमें कुछ संविधान के क्वेश्चन भी रहेंगे। पिछले बार संविधान को मैंने कहां तक दिया था? भाग 1 से पहले, तब भाग 1 और आप भाग 2 पढ़ लीजिए, ठीक है, कि थोड़ा और आगे भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 भी पढ़ लीजिए, इतना पढ़ा जा सकता है, ठीक है, 3 भाग को, और एमसीक्यू जरूर देखिए उस पर ये, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन तो ठीक है, मगर क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग ज्यादा अब, ठीक, वो फायदा करेगा एक्चुअल में को, ठीक है। बाकी कल करते हैं।